नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश ने भारत के दो प्रधानमंत्रियों के टकराव को अपनी आंखों से देखा। आज राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां आमने सामने खड़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चुप्पी उनकी राजनीति का ट्रेडमार्क रही है, जबकि नरेंद्र मोदी अपनी बात खुलकर कहने की असरदार शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज मनमोहन सिंह बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी से उन्हें करारा जवाब दे रहे थे। यानी नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे थे और मनमोहन सिंह बोल रहे थे। बिल्कुल उल्टा हो रहा था। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक यानी 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इन 10 वर्षों में अक्सर उन पर बड़े बड़े घोटालों के वक्त खामोश रहने के आरोप भी लगे। यानी आरोप ये लगते थे कि घोटाले होते रहे और वो चुपचाप देखते रहे। लेकिन आज जब देश में काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं, तो खामोश रहने वाले मनमोहन सिंह ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ दी। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले को देश के लिए तबाही वाला कदम बताया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का ऐसा बयान गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करता है। इसलिए आज हमने आपके लिए मोदीनॉमिक्स यानी नरेंद्र मोदी के अर्थशास्त्र और मनमोहनॉमिक्स यानी मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र का एक तुलनात्मक डीएनए अध्ययन किया है, एक डीएनए टेस्ट किया है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए भारत के वीर जवानों की अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उनकी अंतिम यात्रा में आपको लेकर चलेंगे। हमने इन शहीदों के परिवारों से बातचीत की है और इन परिवारों की बातें सुनकर आज आप भावुक हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से जी न्यूज की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रही है। हमारी स्पेशल सीरीज की तस्वीरें आप पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हमारी टीम पंजाब की सीमा पार करके राजस्थान पहुंच चुकी है। हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग उस जगह से है जिसके इतिहास में शौर्य और पराक्रम की हजारों कहानियां छिपी हुई हैं। मैं राजस्थान के बीकानेर की बात कर रहा हूं। बीकानेर में पाकिस्तान की सीमा पर बनी कंटीली बाड़ यानी जीरो लाइन से जी न्यूज की टीम ने देश को जागरूक करने वाला एक विश्लेषण किया है। आप अंदाजा लगाइए, जब गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ने लगती है तो कैसे देश के लोग एयर कंडीशनर्स की शरण में चले जाते हैं, और ठंड जब पड़ने लगती है तो कैसे देश के आम लोग अपनी रजाइयों में छिप जाते हैं। लेकिन बीकानेर में तैनात बीएसएफ के जवानों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। इन जवानों की जीवन शैली के बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। और आज हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर नेताओं को बहुत चुभेगा। खबर यह है कि डिजाइनर प्रवृत्ति वाले लोगों का एक अजीज दोस्त पाकिस्तान से भारत आने वाला है और उसे भारत में रहने वाले पाकिस्तान प्रेमी लोगों की तलाश है, जो यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा चला सकें और यहां की सरकार के खिलाफ काम कर सकें। इस जहरीले एजेंडे से आपको सावधान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जरूरी सेवाओं के लिए पुराने 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करने की छूट आज रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए छूट बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस छूट को 10 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। Exemptions continue till tonight, and therefore the decision which will be applicable from tonight would be communicated to you in the course of the year. इसके अलावा नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 2 दिसंबर तक नहीं लगेगा। पहले ये सीमा भी आज रात ही खत्म हो रही थी। 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट से टोल टैक्स दिया जा सकेगा। जरूरी सेवाओं जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुराने नोट इस्तेमाल करने की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे इसकी समय सीमा खत्म होने जा रही थी। सरकार ने फैसला किया है कि कल से बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले नए नोट नहीं दिए जाएंगे। जरूरी सेवाओं के लिए अब केवल 500 रुपए के पुराने नोटों का ही इस्तेमाल हो सकेगा। 1000 के पुराने नोट आज रात 12 बजे के बाद अब केवल बैंक खातों में ही जमा हो सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसंबर तक खातों में जमा हो सकते हैं। केंद्र और राज्यों के सरकारी स्कूलों में 2000 रुपए तक की फीस पुराने नोटों के जरिए भरी जा सकेगी। केंद्रीय और राजकीय कॉलेजों में पुराने नोट के जरिए फीस भरी जा सकेगी। 500 के पुराने नोट से प्रीपेड मोबाइल फोन का 500 रुपए तक का टॉपअप हो सकेगा।
कोऑपरेटिव स्टोर से 5,000 रुपए तक की खरीदारी भी पुराने नोट से की जा सकती है। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 2 दिसंबर तक नहीं लगेगा। 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट से टोल टैक्स दिया जा सकेगा। राज्यसभा में आज नोट बैन पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोट बैन से गरीब मर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि इस फैसले से कृषि और छोटे उद्योगों के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. 12 बजे शुरू हुई बहस 1 बजे तक जारी रही। एसपी के नरेश अग्रवाल, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, बीएसपी अध्यक्ष मायावती नोट बैन पर बोले। आज बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में मौजूद रहे। इसी वजह से विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ, लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी के सदन में न पहुंचने पर विपक्ष के सांसद फिर नाराज हो गए। मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। हंगामे की वजह से राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज लगातार 7वें दिन भी कोई काम नहीं हो सका। आज भी विपक्षी सांसदों ने नोट बैन पर हंगामा किया। इस दौरान एसपी सांसद अक्षय यादव वेल तक पहुंच गए और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ पर्चे फेंके। सुमित्रा महाजन ने हंगामे की वजह से संसद को स्थगित कर दिया। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अक्षय यादव को चेतावनी दी। While expressing my grave displeasure over this conduct of Sri Akshay Yadav, warn him to refrain from such disorderly acts in future. इसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली में पुलिस ने 2 लोगों को 27 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया सूचना मिली थी कि मुंबई से दिल्ली ट्रेन से लाखों की नकदी लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर अजीत पाल सिंह और राजेंद्र सिंह नाम के 2 लोगों के पास से नए नोटों की गड्डी जब्त की। हैदराबाद में भी सीबीआई और विजिलेंस की टीम ने 4 पोस्ट ऑफिस पर छापा मारा है। इन पोस्ट ऑफिस में नोट बदलने में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे और संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने नोट बैन की वजह से किसानों को हो रही दिक्कतों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। अखिलेश ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में किसानों का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने किसानों की मदद के लिए सहकारी बैंकों को मदद का ऐलान तो किया है, लेकिन अभी भी सहकारी बैंकों के पास पैसों की कमी है। किसान दुखी है, किसान को परेशानी है। केंद्र सरकार को कम से कम उन्हें छूट देनी चाहिए। हालांकि कल तक कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के चिंता थी, अब कोऑपरेटिव बैंक को सहूलियत मिली है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कहां है, कब पैसा पहुंचेगा वहां पर? दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर चुटकी ली। अखिलेश यादव ने मायावती सरकार को पत्थर वाली सरकार बताया। आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही है टीवी पर। ये दूसरी बीबीसी है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मायावती ने भी अखिलेश को अपने अंदाज में जवाब दिया। सपा जो मुखिया है उसके बबुआ को भी मालूम है और जो सपा का जो मुखिया है उसको भी मालूम है कि अब वो पावर में आने वाले नहीं है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ ने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। जनरल शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी फौज में इतनी ताकत है कि उसकी सर्जिकल स्ट्राइक को भारत लंबे वक्त तक याद रखेगा। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन जारी है। बुधवार को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद गुरुवार को राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई। Ministry of External Affairs called in the Pakistan Deputy High Commissioner and issued a démarche, the 4th one this month, on the continued violation of ceasefire from the other side of the line of control.
इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 375 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 312 बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में भारत के 18 जवानों और 12 आम लोगों की मौत हुई है। 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिस्सा नहीं लेंगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि बुधवार को की थी। पिछले साल दिसंबर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था और संपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत पर सहमति बनी थी। भारतीय टेस्ट टीम के कोच अनिल कुंबले ने विराट कोहली के ऊपर लगे बॉल टैंपरिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। कुंबले ने कहा कि अंपायर या मैच रेफरी ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। एक ब्रिटिश टैबलॉइड ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में पहले टेस्ट के दौरान कोहली की एक तस्वीर दिखाकर दावा किया था कि भारतीय कप्तान ने बॉल टैंपरिंग की थी। People can allege, they can write what they want in the media. As far as we are concerned, there's absolutely nothing that any of our players were a part of. आज सबसे पहले हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। आज ये विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज राज्यसभा में डीमोनेटाइजेशन के विषय पर चर्चा हुई और इस चर्चा में इन दो प्रधानमंत्रियों की नीतियों के बीच का टकराव देखने को मिला। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक यानी 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इन 10 वर्षों में अक्सर उन पर बड़े बड़े घोटालों के वक्त खामोश रहने के आरोप लगे। लेकिन आज जब देश में काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार कुछ क्रांतिकारी कदम उठा रही है तो खामोश रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को देश के लिए तबाही वाला कदम बताया है। इसलिए आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज देश के लिए यह समझना जरूरी है कि जब मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने काले धन के लिए क्या किया। ये विश्लेषण देखते हुए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई घोटाले हो चुके हैं। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है जिसे आपको आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित लूट और लीगलाइज्ड ब्लंडर का नाम दिया। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को देश में सरकार का सबसे बुरा प्रबंधन यानी मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट कहा। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के बाद देश के जीडीपी में 2% की गिरावट की आशंका भी जताई है और इसे गरीबों के लिए विनाशकारी कदम बताया है। यानी दुनिया के विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए गए इस सख्त फैसले को संगठित लूट और सबसे बड़ी गलती मानते हैं। हालांकि जब हमने मनमोहन सिंह की इस बात के आधार पर रिसर्च किया तो हमें एक ऐसी रिपोर्ट मिली जो सीधे सीधे मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर सवाल उठाती है। दिसंबर 2015 में ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नामक एक अमेरिकी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में लिखा था कि 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में करीब 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 3,47,000 करोड़ रुपए का काला धन भारत से बाहर गया था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल में देश में 1,25,000 करोड़ रुपए के काले धन को उन्होंने ढूंढ निकाला। ये आंकड़े बताते हैं कि काले धन पर संसद में बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस ने काले धन पर कोई सख्त कदम उठाया ही नहीं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जिसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकारों में से किसने काले धन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। और आज हम सिर्फ आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। हम जो भी आपसे कहेंगे वो आंकड़ों के आधार पर कहेंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी
और उसके अगले ही दिन यानी 27 मई को उन्होंने सबसे पहले काले धन के खिलाफ एसआईटी बना दी थी। जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसी में एसआईटी बनाने का फैसला ले लिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के खिलाफ एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार इसे टालती रही और तब उनकी सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी बनाने का विरोध भी किया था। काले धन पर मोदी सरकार 2015 में एक कानून लेकर आई थी, जिसमें विदेशी बैंकों में जमा काले धन को घोषित करने के लिए लोगों को 3 महीने का वक्त दिया गया था। इस कानून के तहत काले धन की घोषणा करने पर 60% का टैक्स काटने का प्रावधान था। इस कानून की वजह से 4,164 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला था, जबकि इसके विपरीत यूपीए ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में काले धन पर सिर्फ कठोर फैसलों का वादा किया, लेकिन एक भी ठोस कदम उठाया नहीं। हम आपको बता दें कि एसआईटी की जो बात हम कर रहे थे, एसआईटी अगर चाहती मनमोहन सिंह की सरकार तो उनके पास 10 साल थे, वो बना सकती थी। हम यहां पर यह भी नहीं कह रहे हैं कि एसआईटी का आइडिया नरेंद्र मोदी की सरकार का था, यह आइडिया सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई, लेकिन मोदी सरकार ने आते ही ये काम कर दिया। मोदी सरकार इसी वर्ष यानी 2016 में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आई थी, जिसके मुताबिक 30 सितंबर 2016 तक अवैध संपत्ति घोषित करने पर 45% का टैक्स काटने का प्रावधान था। इस स्कीम के तहत 65,250 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला था, जबकि यूपीए के 10 वर्षों का शासनकाल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। और अब मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। यूपीए की सरकार के दौरान ऐसा एक भी क्रांतिकारी फैसला नहीं लिया गया। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और 1991 में जब भारत ने दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे, उस वक्त मनमोहन सिंह ही भारत के वित्त मंत्री भी थे। लेकिन काले धन के खिलाफ उनकी आर्थिक नीतियां कहीं ना कहीं कमजोर रही हैं और इसीलिए आज लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस 10 वर्षों तक काले धन पर चुप क्यों बैठी रही। मनमोहन सिंह 10 साल तक जब वो प्रधानमंत्री थे तब चुप क्यों बैठे रहे और आज अचानक मनमोहन सिंह कैसे बोल पड़े। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही हैं। It is a case of organized loot and legalized plunder. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रख। अपनी खामोशी के लिए भारतीय राजनीति में खास पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा में बोले। मनमोहन सिंह ने डीमोनेटाइजेशन पर राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run, well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटा नहीं। मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन केन्स का यह मशहूर वाक्य भी सुनाया, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड।
यानी कि भविष्य किसने देखा है। लेकिन सवाल यह है कि 1991 में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू करने वाले मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी कांग्रेस ने क्या बिना भविष्य देखे ही फैसले लिए थे? मनमोहन सिंह 500 और 1000 के नोटों के बंद होने को तबाही बता रहे हैं। Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. मैं जानता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने जनता की परेशानियां गिनाई और यह भी कह दिया कि इससे बैंकिंग में लोगों का भरोसा कम होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। What is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है, उसे भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। भ्रष्टाचार और कालाधन रोकने के इस क्रांतिकारी फैसले को मनमोहन सिंह ने आज एक प्रायोजित लूट तक करार दे दिया और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को उसके पुराने जख्मों की याद दिला दी। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लगा। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि काले धन पर आज चुन चुनकर तर्क देने वाली कांग्रेस 10 वर्षों तक चुप क्यों रही। मनमोहन सिंह ने डीमोनेटाइजेशन के फैसले से देश की जीडीपी 2% तक गिरने की भविष्यवाणी कर दी। The GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Therefore, I feel that the Prime Minister must come with some constructive proposal how we can implement the scheme and at the same time सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हो रहा है। मनमोहन सिंह ने जिस बहस की शुरुआत की थी उसे समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने आगे बढ़ाया। इसके बाद राज्यसभा में लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के बाद जब राज्यसभा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री के मौजूद न रहने की वजह से विपक्ष ने फिर हंगामे वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं और यदि अगर सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं तो तब सदन नहीं चलेगा। और यदि नो दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर आप रिकॉर्ड देखिए, हमने रिकॉर्ड देखिए। मुझे शक था
और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है और अब भागने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है। और ये एक नया तरीका है उस चर्चा से भागने का। वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, यानी पार्लियामेंट का या कहीं भी जो है वो सीधा है डिबेट से वास्ता है, तो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। और अपोजिशन में पहले ये लोग भी थे तो वन वे ट्रैफिक होने देते थे क्या? लेकिन प्रधानमंत्री कह तो रहे इंटरवीन भी करेंगे, रहेंगे भी, लेकिन आप लोग उस पर मांग नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आक्रोश दिवस रैली तक के लिए रोका जा रहा है। सब चीज़ बात तो ये हुई थी ना कि प्राइम मिनिस्टर सुनेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जो सियासी रोटी सेकने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं विपक्ष, ये जो खुलासा हो जाएगा, इसी खुलासे से ऑपोजिशन डर रही है और उसीलिए वो बहस ही नहीं होने दे रही है। ये रोटी सेकना थोड़ी ना होता है, ये तो जला के राख कर रहे हैं। इनको समझ में आ जाए कि ऐसे रोटी सेकी नहीं जाती है, ये जला के राख हो रही है। हंगामे के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से लगातार 7वें दिन भी संसद में कोई काम नहीं हो सका। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम कुछ और आंकड़ों की मदद से ये पता लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों में से किसका वजन ज्यादा है, किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। मई 2014 तक यानी यूपीए की सरकार में भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 295 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए था, जो 5 नवंबर 2016 तक 367 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी 4 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2012 से लेकर सितंबर 2014 तक भारत में 3,40,000 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ था। इस दौरान ज्यादातर भारत में यूपीए की सरकार थी, जबकि अक्टूबर 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक भारत में 5,40,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। यानी मोदी सरकार ने 2 साल के समय में मनमोहन सिंह की सरकार के मुकाबले 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त विदेशी निवेश हासिल किया। इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था मई 2014 में 4.6% की दर से विकास कर रही थी, बढ़ रही थी, जबकि जून 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.1% है, यानी लगभग 2.5% की बढ़त। मई 2014 तक यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक देश में महंगाई दर 8.25% थी, जबकि नवंबर 2016 में देश की महंगाई दर घटकर 4.2% रह गई। इसी तरह से अगर हम पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में मई 2014 में पेट्रोल के दाम 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थे, जबकि आज पेट्रोल के दाम 65 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर यानी 5 रुपए कम है। इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है शहरों के हिसाब से। एक बात जरूर मनमोहन सिंह के पक्ष में गई है और वो है रुपए की कीमत। मई 2014 में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 58 रुपए 43 पैसे थी, लेकिन अब रुपए की कीमत गिर चुकी है और 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत इस वक्त 68 रुपए 84 पैसे हो चुकी है। हर देश की जीवन रेखा में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे आगे बढ़ने के लिए कड़े और कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, और भारत में अब वो वक्त आ चुका है। नोटबंदी के फैसले को आप भारत के लिए एक ऐसी कड़वी गोली भी कह सकते हैं जिसे लिए बगैर भ्रष्टाचार की बीमारी का इलाज हो नहीं सकता। इसलिए देश को इस समय थोड़े धैर्य, ईमानदारी और इच्छा शक्ति की जरूरत है। यहां पर ईमानदारी और इच्छा शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाने की बजाय विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइनों में लगे लोगों की परेशानियां कम कैसे हो सकती हैं। इस देश में जो आम लोग हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जिन्हें अपना पैसा चाहिए, उनकी परेशानियां कैसे कम हो सकती हैं, ये विपक्ष और सरकार को मिलकर तय करना चाहिए। ये लंबी लंबी लाइनें छोटी कैसे हो सकती हैं, लोगों को मिलने वाले पैसों का वितरण कैसे सुधारा जा सकता है, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को सरकार के साथ बैठकर अपनी विचारधारा शेयर करनी चाहिए। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो देना चाहिए। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को इस सरकार की मदद करनी चाहिए थी, ये कहते हुए न सिर्फ फैसले पर सवाल उठाने की वजह से फैसले का समर्थन करके वो ये बता सकते थे कि इस फैसले का अमल कैसे सुचारू ढंग से होना चाहिए। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो खबर आपको बताने से पहले
मैं एक पौराणिक कथा का जिक्र करना चाहता हूं। पौराणिक काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दधीची। हो सकता है आपने अपने स्कूल में इनके बारे में पढ़ा भी हो। दधीची के जीवन काल में एक बार इंद्रलोक पर एक राक्षस ने अधिकार कर लिया था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि इसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। और जब कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया, तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि अगर ऋषि दधीची अपनी हड्डियां दान कर दें और उन हड्डियों का वज्र यानी एक प्रकार का वैदिक हथियार बना लिया जाए तो इस राक्षस को मारा जा सकता है। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र दधीची से मदद मांगने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। इंद्र की बात सुनने के बाद दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। यह अपने आप में सबसे बड़ा दान था, सबसे बड़ा त्याग था। इसके बाद देवताओं ने दधीची से दान में मिली हड्डियों की मदद से वज्र का निर्माण किया और उस राक्षस का अंत हो गया। इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो है ऋषि दधीची का महादान, जिसके तहत उन्होंने अपनी मृत्यु को चुना और अपनी हड्डियां दान में दे दी। बॉर्डर पर पाकिस्तान का सामना करने वाले हमारे सैनिक भी महर्षि दधीची जैसा महादान करते हैं। हमारे सैनिक सियाचिन की ठंड से लेकर राजस्थान की गर्मी में भी अपनी हड्डियां गलाते हैं और पाकिस्तान के राक्षसों को हराने के लिए सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते। इसलिए आप इन्हें नव दधीची यानी मौजूदा दौर के दधीची भी कह सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र पर महर्षि दधीची की हड्डियों से बने हुए वज्र को अंकित किया गया है, क्योंकि ये उस सर्वोच्च बलिदान की निशानी है। और इसीलिए आज हमने आपको ये कहानी सुनाई। ये उस सर्वोच्च बलिदान की निशानी है जब कोई व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। 22 नवंबर को पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए देश के 3 जवान भी सर्वोच्च बलिदान करके गए हैं। आज शहीद मनोज कुमार कुशवाहा के गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और इस वीर जवान को श्रद्धांजलि दी। आज देश ने शहीद प्रभु सिंह को भी अंतिम विदाई दी है। 25 वर्ष के प्रभु सिंह राजस्थान के जोधपुर जिले के खिरजान खास गांव के रहने वाले थे। प्रभु सिंह के अंतिम संस्कार में भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। और इसके अलावा सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीद शशांक कुमार सिंह का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव नसीरुद्दीनपुर में किया जाएगा। 25 वर्ष के शशांक कुमार सिंह, प्रभु सिंह और 31 वर्ष के मनोज कुमार कुशवाहा ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दी ताकि देश के करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। शशांक सिंह, मनोज कुशवाहा और प्रभु सिंह ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अपने सपनों को सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया ताकि आप और हम जैसे लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं का सपना सिर्फ और सिर्फ राजनीति के शिखर पर पहुंचना होता है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें जनता का कितना ही नुकसान क्यों ना करना पड़े। यानी एक तरफ देश के सैनिक सरहदों पर देश के विघ्नहर्ता बनकर खड़े हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश के राजनेता सिर्फ देश की उम्मीदों में विघ्न बनना चाहते हैं। ऐसे ही डिजाइनर नेताओं के लिए शहीद मनोज कुमार कुशवाहा की 6 वर्षीय बेटी मुस्कान ने एक संदेश दिया है। मुस्कान ये तो नहीं जानती कि देश में राजनीति के नाम पर क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना जरूर जानती है कि उसके पापा शहीद हुए हैं और वो भी अपने पापा की तरह बनना चाहती है। यानी जिस तरह शहीद मनोज कुमार कुशवाहा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ठीक उसी तरह उनकी बेटी भी अपने पिता की राह पर चलना चाहती है, जबकि देश के नेता सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। शहीद मनोज कुमार कुशवाहा की बेटी और देश के राजनेताओं को देखकर मुझे आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें उन्होंने कहा था, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नव दधीची यानी आज के दधीची शहीद मनोज कुशवाहा, शहीद शशांक सिंह और शहीद प्रभु सिंह जैसे वीर जवान हैं, जबकि मनोज कुशवाहा की बेटी को आप भविष्य की दधीची कह सकते हैं। दुख की बात यह है कि इन सब के बीच हमारे राजनेता ना तो देश की एकता के नाम पर दिया जलाना चाहते हैं और ना ही अपनी हड्डियां गलाना चाहते हैं।
देखिए इनकी चाची, ये इनका चेहरा ये क्या बनना चाहते हैं? मैं मेरे पापा जैसे, मेरे पापा का बोलो मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनका लड़ाई उनकी जैसे लड़ाई करूंगी और उनका सपना पूरा करूंगी। उनका सपना पूरा करूंगी। आपकी बात हुई थी अपने पापा से? हाँ। कब बात हुई थी? कल सुबह, परसों सुबह। क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करना और जो चाहिए मैं लाऊंगा। आपको लगता होगा कि जब आप और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग आराम से घर में बैठते हैं, नौकरी करते हैं, टीवी पर देखते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, फिल्में देखते हैं और एटीएम की लाइनों में लगते हैं, तो देश में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता होगा। ऐसा नहीं होता तब कोई मनोज सिंह कुशवाहा सिर्फ इसलिए सरहद पर शहीद हो जाता है ताकि आप ये सब कर सकें। इसके बाद कोई 6 साल की मुस्कान सिर्फ इसलिए अपने पापा जैसी बनना चाहती है, उनकी लड़ाई जारी रखना चाहती है। जिंदाबाद, 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 ताकि आप ये सब कर सकें। मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनका उनकी जैसे लड़ाई करूंगी और उनका सपना पूरा करूंगी। उनका सपना पूरा करूंगी। जानते हैं, जब आप टीवी पर नेताओं को बहस करते हुए देखते हैं, उनकी राजनीति पर घर में चर्चा करते हैं, नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी या समर्थन का इजहार करते हैं, आवाज उठाते हैं, तब प्रभु सिंह जैसा कोई नौजवान सरहद पर सिर्फ इसलिए खामोशी से शहादत को गले लगाता है ताकि आप अभिव्यक्ति की इस आजादी को गले लगा सकें। जानते हैं, जब आप शादी के लिए बैंक से पैसा न मिलने पर ढेरों शिकायतें कर रहे होते हैं, थोड़ी सी असुविधा से बच रहे होते हैं, तब सरहद पर कोई शशांक सिंह अपनी शादी का सेहरा पहनने से पहले ही तिरंगा ओढ़ लेता है ताकि आपकी शादी की रंगत फीकी न पड़े। शशांक सिंह बहुत ही होनहार बालक थे। मात्र 1 साल के मेहनत पे उन्होंने आर्मी में भर्ती हो गए। उनका एक ही जज्बा था कि हम आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं और धूर्त जो जितने हमारे देश के दुश्मन देश हैं सबसे लड़के भारत माँ की रक्षा करना चाहते। बहुत ही होनहार बालक। ये सब होता है, किसी शहीद का बाप रोता है, किसी की माँ के आंसू रो रो कर सूख जाते हैं, किसी की शादी होने से पहले उसका सुहाग उजड़ जाता है, किसी शहीद के बेटे और बेटी सिर्फ ये इंतजार कर रहे होते हैं कि पापा आएंगे तो खिलौने दिलाएंगे। लेकिन पापा तो सरहद पर बंदूकों से खिलौनों की तरह खेल रहे होते हैं ताकि आप अपने बच्चों को वो सब लाकर दे सकें जो आप देना चाहते हैं। जब देश के नेता इन शहादतों की कीमत भुलाकर खुद को राजनीति का महंगा खिलाड़ी साबित कर रहे होते हैं, तब यही वीर जवान सरहद पर सिर्फ इसलिए शहीद होते हैं ताकि फिर कोई उस संसद पर हमला न कर पाए जिसे नेता चलने नहीं देते, जहां नेता शहीदों की याद में दिए जलने नहीं देते। गाजीपुर के मनोज कुमार कुशवाहा, गाजीपुर के ही शशांक सिंह और जोधपुर के प्रभु सिंह शहीद जरूर हो गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी शहादत का बदला 24 घंटे के भीतर ले लिया।
जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में 3 जवानों की शहादत का बदला जब भारत ने लेना शुरू किया तो 24 घंटे में ही कायर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। बुधवार को माछिल, पुंछ, केल और राजौरी सेक्टर में भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अफसर समेत पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए। पाकिस्तान की 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान इंडियन आर्मी ने 120 mm के भारी मोर्टार और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुजारिश कर भारत के डीजीएमओ से बातचीत की। तो जो हमारी रिटेलिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है और उससे इनको पाकिस्तान को बहुत क्षति पहुंचती है। उनको जब बहुत क्षति पहुंचती है तो उस समय ये लोग थोड़ा सा उस समय घबराते हैं और उस समय हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी आर्मी को नुकसान हुआ है। जहाँ तक कि उनके टेररिस्ट को होता है, कोई नुकसान होता है तो वो इतने ज़्यादा नहीं करते हैं और अभी ऐसे इलाकों में है जहाँ पर उनकी भी आर्मी सामने डिप्लॉयड है। पाकिस्तान एक ऐसे राक्षस में बदल चुका है जिसका खात्मा करने के लिए भारत के वीर जवान दधीची की भूमिका में आ चुके हैं, जो अपनी हड्डियां गलाकर भी भारत मां पर आंच तक नहीं आने देते। फिर भी अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो किसी की शह पाकर भारत से जीत सकता है तो उसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता जरूर सुननी चाहिए। नहीं जो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। यानी जब तक भारत की धरती शहीद शशांक सिंह, शहीद मनोज कुशवाहा और शहीद प्रभु सिंह जैसे वीर जवानों को पैदा करती रहेगी, पाकिस्तान की कोई नापाक इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाजीपुर से विशाल पांडे, जोधपुर से दयाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।